बुक आप लोग के पास बुक, बट जो पीडीएफ हम आपको शो करेंगे समझिए कि वो आपका एक्सप्लेनेशन भी होगा, और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स भी बना सकते हैं। क्लियर है? जो कि आपको हेल्प करेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ओके, ठीक है। देखिए चैप्टर 1 का नोट्स है आपका। चैप्टर 1 का नोट्स मैंने पीडीएफ डाल रखा है यहाँ पे, इसी से आप लोग बुक रखिए अपने सामने, बट ये नोट्स है जो कि आपको जैसे नोट्स तैयार करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोग को 9th से इकोनॉमिक्स मिला है। 9th से आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। इसके पहले तो आप सोशल साइंस पढ़ते थे, उसमें आप लोग ज्योग्राफी भी पढ़े हैं, सिविक्स भी पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़े हैं, और आपका हिस्ट्री भी पढ़ा है। बट एक नया सब्जेक्ट आपको क्लास 9 में ऐड ऑन हो जाता है, जो कि इकोनॉमिक्स है। इसी को पहले समझ लेते हैं इकोनॉमिक्स होता क्या। ठीक है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। Sir, ठीक है, economics is subject is deals with the rational management of resources to achieve development. दोबारा बोलिएगा। Sir, economics is the subject which deals with the rational management of resources to achieve development. ओके, वेरी गुड, सही है। बट और इसमें ये जो डेफिनेशन आपने बोला बिल्कुल सही है। वॉट एवर द रिसोर्सेस वी हैव इन आवर सोसाइटी, इन आवर सराउंडिंग, हाउ वी कैन यूटिलाइज इट, ठीक है, फॉर आवर कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही बोला, आपका आपका यही डेफिनेशन, उसी को मैंने एक्सप्लेन किया। बट अगर हम इकोनॉमिक्स, देखिए ये तो हो गया जनरल डेफिनेशन, जो आपने बोला वो जनरल डेफिनेशन है, ठीक है। बट एक राइटर का अगर हम डेफिनेशन उठा लें, एक जो इनके जाने जाते हैं, देखिए इकोनॉमिक्स के फादर, इनके बारे में जाना जरूर, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इनको माना जाता है एडम स्मिथ को। किसको? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, and he has given a definition for the economics in 1776। ठीक है, 1776 उन्होंने एक बुक, पहले तो उन्होंने बुक पब्लिश किया था 1776 में, जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ द नेशन। द वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है, ये उन्होंने एक बुक उन्होंने पब्लिश किया था, द वेल्थ ऑफ द नेशन। इसी के बाद इनका एक डिफिनेशन भी इन्होंने दिया था, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज द साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ ने एक डेफिनेशन दिया, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इसका मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, इकोनॉमिक्स लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर इकोनॉमिक्स इन फ्यूचर, अगर आप, ठीक है, जिसने बोला था मैथ्स लेने के लिए, अगर आप मैथ्स लेंगे तो अगर सेकंड सब्जेक्ट में आप इकोनॉमिक्स भी रखते हैं तो बेटर है, क्योंकि आगे जाके इकोनॉमिक्स जो है ना, वो आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड है। अगर मैथ्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो इकोनॉमिक्स भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी मैथमेटिक्स होता है बहुत हद से ज़्यादा। जो अभी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे 9th-10th में, उसमें तो कुछ भी नहीं है, जो 11th-12th का इकोनॉमिक्स है। तो एडम स्मिथ, जिनको की फादर के रूप जाना जाता है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने एक डेफिनेशन दिया, जिसका डेफिनेशन इनका था साइंस, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। क्लियर है? इसका मतलब होता है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। अपने आप को म्यूट करके रखिएगा, ठीक है। Economics is the study of production, distribution and accumulation of wealth। ठीक है, इकोनॉमिक्स, इसमें आप एक चीज दोबारा दोबारा लिखिएगा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ द वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या है? हमारा डेवलपमेंट ही है। हम अपना डेवलपमेंट कैसे करेंगे, हाउ वी कैन डेवलप अवर सेल्फ बाय यूजिंग द रिसोर्सेज, जो आपने अभी डेफिनेशन बोला था। तो इन्होंने इसी को दिया कि ये जो है इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ वेल्थ है। क्लियर है? क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है, जिसमें उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि जब हम क्या करते हैं इकोनॉमिक्स के आधार पर, प्रोडक्शन, जो भी रिसोर्सेज मौजूद है उसको हम प्रोडक्शन में कैसे यूटिलाइज करें, उसका कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करें, और
उससे कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अपना जो डेवलपमेंट है, अपना जो वेल्थ है, उसको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे एक्यूमुलेट कर पाए, ये इन्होंने बताया था। क्लियर है? ये तो हो गया डेफिनेशन के बारे में। चलिए अब आ जाते हैं चैप्टर पे, क्योंकि इनका जो मेन मेन डेफिनेशन है का, ऐसा तो बहुत सारे राइटर हैं, अल्फ्रेड मार्शल का भी है, रॉबिन्सो का भी है, तो ज़्यादा का जरूरत नहीं है अभी आप लोग को। जब 11th में जाइएगा और इकोनॉमिक्स लीजिएगा तो वहाँ पे आप लोग उन लोग का पढ़िएगा। अभी फिलहाल इतना ही रहने दीजिए। अब आ जाइए चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 क्या है? देखिए चैप्टर 1 एक स्टोरी दिया गया आपको, एक गांव का, एक विलेज का स्टोरी दिया गया है, और उस स्टोरी पे आपको एक जो है ना इकोनॉमिक्स से आपको जोड़ा जा रहा है। हाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये समझाया जा रहा है आपको बाय द हेल्प ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ विलेज। जो कि विलेज के बारे में हम सभी जानते हैं, गांव कैसा होता है, गांव में किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, कि कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम यूज टू हो जाएं इकोनॉमिक्स से जुड़ जाएं, उसके लिए एक इजीएस्ट, जो कहते हैं बहुत इजी चैप्टर आपके सामने यहाँ दिया गया है, ताकि आप आसानी से इकोनॉमिक्स को समझ पाए और इकोनॉमिक्स से जुड़ पाए। तो इसमें इंट्रोडक्शन में देखिए मैंने क्या लिखा है कि बाय द हेल्प ऑफ, ये देखिए जो गांव का कहानी, जो स्टोरी है, जो पालमपुर विलेज है, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है। क्लियर है? सबसे पहला, दिस इज अ हाइपोथेटिकल विलेज। ये कोई एक्चुअल में ये कोई गांव नहीं है, इट्स अ इमेजिनेशन। ठीक है, ये एक इमेजिनेशन है और कुछ नहीं, हाइपोथेटिकल है। विच रिजेंबल विच रिजेंबल टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है उसके वेस्टर्न पार्ट में इसी तरह के गांव आपको देखने को मिलते हैं, जैसा कि स्टोरी में दिया गया है। एक स्टोरी, इस स्टोरी में जिस तरह के गांव का आपको डिटेल दिया गया है, इसी तरह का जो सिचुएशन है वेस्टर्न यूपी के गांव में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन होगा कि बाय द हेल्प ऑफ गिवन हाइपोथेटिकल, ये इंट्रोडक्शन देखें, लिखा हाइपोथेटिकल, इट्स मीन इमेजिनरी विलेज है ये। और इस स्टोरी को पढ़ने का फायदा क्या हो, व्हाट यू गेट बेनिफिट फ्रॉम स्टडिंग टू आफ्टर स्टडी दिस स्टोरी। इसमें आपको देखिए इसका बेनिफिट यही है, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस स्टोरी। तो बेसिक इसका बेनिफिट क्या है? बाय द हेल्प ऑफ स्टडिंग दिस स्टोरी वी आर एबल टू नो वी आर एबल टू नो some basic concepts related to production, some basic concepts related to production। ठीक है, प्रोडक्शन अब एक नया वर्ड है, व्हाट इज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होता है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट तो हम समझ रहे हैं, बट प्रोडक्शन क्या होता है। तो प्रोडक्शन को सबसे पहले समझ जाइए, फिर ये समझ जाइएगा कि इस स्टोरी से हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे समझेंगे। इकोनॉमिक प्रोडक्शन, इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन होता है, क्या लिखा है इन इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन मींस फाइंड यूटिलिटी फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का डेफिनेशन होता है, प्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि प्रोडक्शन मीन्स यूटिलिटी, find utility from available resources, whatever the resources we are having in our surrounding, if we are able to find it the utility, if we are able to find the utility of that resources and we use it for different production activity। प्रोडक्शन मीन्स कुछ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कुछ जनरेट करना, कुछ प्रोड्यूस करना, either you are producing from the farmland, either you are producing from the industries, कहीं भी। बट बेसिकली यहाँ पे जो आपको डिस्कशन किया जाएगा बेसिक कंसेप्ट्स का, वो फार्मिंग सेक्टर के, फार्मलैंड के लिए किया जा रहा है। इस चैप्टर में आपको फार्मिंग लैंड के आधार पर हम किस तरह से प्रोडक्शन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सब इसके इसके अंदर आपको बताया गया इस स्टोरी में। क्लियर है? तो ये दो चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टोरी है, दिस इज द हाइपोथेटिकल स्टोरी, एंड by the help of this story we are able to know some basic concepts related to production। Clear है? And what is production? In economics, production means to find utility from the available resources। जो भी resources हमारे सराउंडिंग में मौजूद है, उससे अगर हम यूटिलिटी डिराइव करते हैं, that is production, that is production। अब आ जाइए इंट्रोडक्शन क्या है इस गांव का, इस विलेज का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, आयुष यू आर अनम्यूटेड। मैंने किसी को म्यूट नहीं किया, आप खुद अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जिसको भी कोई क्वेरी होगा वो डायरेक्ट अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकता है, मैंने किसी को म्यूट नहीं कर रखा है। हाँ कोई बात नहीं, हिमाचल प्रदेश में होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
जिसने ये जवाब दिया हिमाचल प्रदेश में अगर कोई गांव पालमपुर है तो उससे हम लोग को मतलब नहीं है, बट ये जो स्टोरी है ये वेस्टर्न यूपी का, मैंने क्या बोला, ये हाइपोथेटिकल विलेज है और इसका एक जो सिचुएशन इस जिस मतलब इसमें ये जो गांव का जो कहा स्टोरी दिया गया है, इसमें जिस सिचुएशन के बारे में डिस्कशन किया गया है वो सिचुएशन वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी में देखने को मिलता है। क्लियर है? इसलिए हम लोग ये बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखिए, इंट्रोडक्शन में यही है कि आपको विलेज के बारे में बताया गया है, क्या है विलेज, कैसा इसमें क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, लोग कौन कौन से काम में इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, एक चीज और इसमें जो आगे चल के आपको पढ़ना पड़ेगा कि इस गांव के लोगों का जो मेन एक्टिविटी है, मेन जो इन लोग का एक्टिविटी है वो है फार्मिंग एक्टिविटी। क्या है, इस गांव के लोग जो है मेनली रूप से फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, बट उसके साथ साथ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि फार्मिंग एक्टिविटी मेन है, बट नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी किया जाता है इस गांव के द्वारा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि देखिए ये जो गांव है ये हाइपोथेटिकल है, मैंने पहले ही बोल दिया था। इस गांव के पास में एक छोटा शहर है जिसका नाम है शाहपुर। देखिए आपके बुक में दिया होगा कि शाहपुर एक स्मॉल टाउन है जो कि इस गांव के नजदीक में मौजूद है। एंड रायगंज इज अ लार्ज विलेज which is also located near the पालमपुर। अब देखिए ये क्यों बोला गया है, शाहपुर और रायगंज का यहाँ पे नाम क्यों लिया गया, ये भी एक कारण कि आखिर सर शाहपुर और रायगंज को हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं और ये पास में मौजूद है तो इसका फायदा क्या है। देखिए हर एक जगह को जहाँ भी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको मार्केट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, मार्केट के सपोर्ट का जरूरत पड़ता है। तो मार्केट जनरली हम लोग को बड़े गाँव में नहीं तो छोटे शहरों में या बड़े शहरों में मिलता है। तो शाहपुर एक स्मॉल टाउन भी है और रायगंज एक बहुत बड़ा गाँव भी है, तो ये एक तरह से मार्केट है इनके। रायगंज और वो शाहपुर भी हाइपोथेटिकल ही है। all are hypothetical, all are hypothetical। ठीक है, ऑल आर हाइपोथेटिकल। बस समझाने के लिए सब नाम दिया गया है कि एक कोई भी रायगंज की जगह कोई और गांव का नाम भी अगर यहाँ दिया रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, शाहपुर की जगह कोई और टाउन भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता। क्लियर है? तो इसका पर्पस क्या है ये बताने का, इसका पर्पस ये है कि नियर बाय मार्केट है, इस गांव के नियर बाय में मार्केट अवेलेबल है, जिससे बेनिफिट क्या होता है कि इस गांव के लोग जो भी चीज प्रोड्यूस करते हैं अपने फार्मिंग लैंड से या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के द्वारा, उसको आसानी से वो लोग मार्केट में सेल कर अपना लाइवलीहुड को आसानी से जो भी लाइवलीहुड अरेंज वो लोग कर सकते हैं या अपना सर्वाइवल वो लोग कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए इस अब आ गया कि इस गांव का स्ट्रेंथ क्या है, ये चीज समझिए। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि इस गांव में टोटल 450 फैमिली रहते हैं। ठीक है, इस गांव में कितने टोटल 450 फैमिली का ये गांव है, जिसमें से 80 फैमिलीज जो है वो अपर कास्ट फैमिली है। ठीक है, 450 फैमिली में 80 फैमिली जो है वो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं और 150 फैमिली, एक चीज यहाँ छूट गया, 80 फैमिली जो है अपर कास्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं और गांव का जो मैक्सिमम लैंड एरिया है वो इन्हीं के पास है। जो 80 फैमिलीज है यही लोगों के पास मैक्सिमम लैंड एरिया मौजूद है और 150 फैमिलीज जो है वो क्या है, लैंडलेस लेबरर्स हैं और एससीज फैमिलीज हैं। क्लियर है? 150 फैमिलीज जो है एससीज है, शेड्यूल कास्ट फैमिली है और लैंडलेस है। क्लियर है? और बाकी जो बीच में बाकी जो फैमिली बच गए वो लोग स्मॉल फार्मर या स्मॉल फैमिली है जिनके पास जमीन का छोटा पीस मौजूद है, मतलब ज्यादा जमीन उन लोग के पास मौजूद नहीं है। मतलब 150 लैंडलेस हो गया, 80 फैमिली हो गया जो कि अपर कास्ट से बिलोंग करता है और बाकी जो रेस्ट है वो लोग स्मॉल फैमिली या स्मॉल फार्मर फैमिली है वो लोग। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या मैंने आपको पहले बताया था कि इस गांव के लोग जो हैं इनका, देखिए यहाँ पे लिखा द पीपल ऑफ दिस विलेज आर इन्वॉल्व इन बोथ फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। इस गांव के लोग जो है फार्मिंग एक्टिविटी में भी बिलोंग इन्वॉल्व रहते हैं और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहते हैं, बट फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी ऑफ दिस विलेज। अब फार्मिंग एक्टिविटी किससे कहते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी किससे कहते हैं, ये समझ लीजिए। फार्मिंग एक्टिविटी क्या होता है और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या होता है। फार्मिंग एक्टिविटी होता है द एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, सिंपल है, द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, मतलब जिसमें हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क करते हैं। जब हम एग्रीकल्चर वर्क करते हैं या जो भी काम जो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो कहलाता है फार्मिंग एक्टिविटी। ठीक है, द एक्टिविटीज
which are related which are related to agriculture, that is known as farming activity. और non farming activity क्या होता है? The activities which are not related, बस not लग जाएगा, the activities which are not related to farming, that is known as farming non farming activity. क्लियर है? फार्मिंग में है जहाँ पे जो हमारे काम है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो फार्मिंग एक्टिविटी कहलाएगा, और जो हमारे काम एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है वो क्या कहलाता है? नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कहलाता है। क्लियर है? आगे इसमें दिया गया कि जब एक यहाँ हाइपोथेटिकल गांव है बट इट इज अ डेवलप्ड विलेज, ये जो गांव है ये बहुत डेवलप है, इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस गांव में बहुत अच्छा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्ट मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, इसके जैसे देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कौन कौन सा ट्रांसपोर्ट यहाँ इस गांव के लोगों द्वारा यूज किया जाता है वो दिया गया है। इस गांव के लोग बुलक कार्ट यूज करते हैं, टोंगा यूज करते हैं, बोगियास जो कि एक वुडन कार्ट होता है जो कि बुफेलोज के द्वारा उसको खींचा जाता है। इसके बाद मोटरसाइकिल है, जीप है, ट्रैक्टर एंड ट्रक, मतलब इस गांव में वो सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल हैं जिससे कि आसानी से जो प्रोडक्टेड मटेरियल है, प्रोड्यूस मटेरियल को आसानी से मार्केट तक पहुंचाया जा सकता है, और जो चीज़ों का हमें ज़रूरत है मार्केट से गांव तक लाने का उसको भी आसानी से लाया जा सकता है। क्लियर है? देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है, ये वाला लाइन समझिएगा कि दे प्रोड्यूस का इट मीन्स जो फार्मर्स हैं पालमपुर के, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो लोग ज्वार एंड बाजरा प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग खरीफ सीजन। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि the farmer of Palampur produce dash and dash during खरीफ सीजन और रेनी सीजन। तो इसका आंसर, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आंसर है होगा कि ज्वार एंड बाजरा। खरीफ सीजन और रेनी सीजन में जो गांव के लोग हैं वो ज्वार और बाजरा प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह आगे है पोटैटो एंड शुगर केन ड्यूरिंग मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। पोटैटो और शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो अक्टूबर और नवंबर के बीच में होता है। क्लियर है? और एंड वीट ड्यूरिंग रवि सीजन, और जब रवि सीजन आता है या विंटर सीजन आता है तो उसमें वीट का प्रोडक्शन होता है। क्लियर है? ये तीन चीजें आपको यहाँ बता दी है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक जरूर आ जाता है कभी कभी अगर देना होगा तो। ठीक है, खरीफ सीजन में बाजरा और ज्वार प्रोड्यूस किया जाता है खरीफ या रेनी सीजन में। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर के मंथ में यहाँ पर शुगर केन और पोटैटो का प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद रबी सीजन में जो है यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन किया जाता है। क्लियर है? उसके आगे क्या है? ड्यूरिंग ऑफ सीजन द पीपल इन्वॉल्व इन डिफरेंट नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। मैंने अभी बताया था कि यहाँ इस गांव के लोग जो हैं फार्मिंग और नॉन फार्मिंग दोनों एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो फार्मिंग एक्टिविटी तो आपको समझ में आ गया कि जो भी काम खेत एग्रीकल्चर से जुड़ा है वो फार्मिंग है। अब यहाँ पे नॉन फार्मिंग का बताया गया है कि इस गांव के लोग ऑफ सीजन में, मतलब जिस समय एग्रीकल्चर वर्क नहीं रहता है उस समय ये लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में भी जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेयरी फार्मिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वर्क, शॉपकीपिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। ये चार आपको नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का एग्जाम्पल है। एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड 5 नंबर में क्वेश्चन दिया जाता है कि व्हाट इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। ठीक है, तो 1 नंबर का आपका नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का डेफिनेशन हो जाता है जब 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा तो आपको नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का डेफिनेशन 1 नंबर का हो गया, और बाकी ये 4 जो है एग्जाम्पल दे देंगे वो 4 नंबर के हो गए। ठीक है, तो 5 नंबर का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर नॉन फार्मिंग में जो आप डेफिनेशन बताया वो दे देंगे तो एक आवाज बहुत कम आ रहा है, 1 सेकंड रुकिएगा। बोलिए, क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए। सर नॉन फार्मिंग जो आप डेफिनेशन दिए हैं सर तो वो लिखेंगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, अगर डायरेक्ट भी अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ना आपका ऑब्जेक्टिव में, अगर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का डेफिनेशन आ जाता है या फार्मिंग का ही आ जाता है तो आप इसको लिखिएगा तो मिलेगा। फार्मिंग का या नॉन फार्मिंग का, दोनों का जो मैंने डेफिनेशन दिया, अगर वो 1 मार्क्स में अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन अगर नहीं पूछा जाता, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है 1 नंबर क्वेश्चन में व्हाट इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, तो आप लिखिएगा द एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड, द एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड टू फार्मिंग दे आर नोन एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज फार्मिंग एक्टिविटी तो आप बोलिएगा द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू फार्मिंग, विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, या फार्मिंग भी बोल सकते हैं।
एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं, फार्मिंग भी बोल सकते हैं। द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू फार्मिंग और एग्रीकल्चर इज नोन एज फार्मिंग एक्टिविटी। उसके बाद द एक्टिविटीज विच आर नॉट रिलेटेड टू फार्मिंग और एग्रीकल्चर दैट इज नोन एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। क्लियर है? एक नंबर में बस इतना ही काफी है, ठीक है। एक नंबर में से ज्यादा आपको नहीं पूछा है, नहीं लिखना है। और अगर 5 नंबर में आएगा तो 5 नंबर में आप लोग डेफिनेशन भी लिखिएगा, प्लस ये आपको जो मैंने 4 अभी बताया, डेयरी फार्मिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वर्क, शॉप कीपिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। 5 नंबर में आपसे नॉन फार्मिंग का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, what is farming and non-farming activity and explain non-farming activities with the help of example। तो फिर आपको ये तब वहां पे दोनों डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, फार्मिंग का भी और नॉन फार्मिंग का भी। उसके बाद नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को ये एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्लियर है? और कोई प्रॉब्लम किसी को? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, बोलिएगा। यस सर। नेक्स्ट जो है यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज, इस गांव में जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उसके बारे में बताया गया है। मतलब क्या क्या फैसिलिटीज इस गांव में अवेलेबल हैं उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। व्हाट आर द फैसिलिटीज विच आर अवेलेबल इन द विलेज पालमपुर। तो यहाँ देखिए पहला फैसिलिटी क्या क्या है ये देख लीजिए। गुड इलेक्ट्रिक सप्लाई, मतलब इस गांव में इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कोई कमी नहीं है। ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन, आप देखिए गाँव के लोगों का मेन एक्टिविटी फार्मिंग है, तो फार्मिंग के लिए इरिगेशन का जरूरत होता है। तो इस गांव में इरिगेशन फैसिलिटी के लिए ट्यूबवेल मौजूद है। क्लियर है? नेक्स्ट है वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स। वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड मतलब रोडवेज का कनेक्टिविटी इस गांव में बहुत अच्छा है। अच्छा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है, देखिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। इसके अलावा 2 प्राइमरी स्कूल है इस गांव में, 2 प्राइमरी स्कूल मौजूद है। उसके अलावा एक 1 हाई स्कूल है, मतलब एक हाई स्कूल भी इस गांव में मौजूद है। इसके साथ में गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, गवर्नमेंट का पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएससी जिसको बोलते हैं हम लोग, गवर्नमेंट का इन शॉर्ट में पीएससी, गवर्नमेंट पीएससी भी मौजूद है। इसके अलावा एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, ठीक है। इस गांव में एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है ताकि दवाइयां लोगों को आसानी से मिल जाए, जो पीएससी के द्वारा बोला जाता है लेने के लिए, ठीक है। मतलब ये वो सारी फैसिलिटीज हैं जिसके आधार पर ये गांव अच्छा गांव या डेवलप्ड गांव माना जाता है। क्लियर है? by this facility, due to these facilities which are available in the village Palampur, this गांव is known as developed village। और कह सकते हैं कि the people of this village are able to fulfill their all requirement। क्लियर है? चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था ना कि बाय द हेल्प ऑफ दिस स्टोरी वी आर एबल टू नो द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ क्या, बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्या बोले थे आप लोगों को, बोलिए कोई। हाँ, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए बोले थे ना बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो यहाँ पे अब यही टॉपिक हम लोग को आ गया फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है, या कौन कौन, आप ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट द ऑर्गेनाइजेशन या एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, या व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन। ये आपको दोनों में से किसी तरह से पूछा जा सकता है। दोबारा सुन लीजिएगा, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं या जरूरत होते हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। पहला जो फैक्टर आता है, सबसे पहला फैक्टर प्रोडक्शन करने के लिए जिसकी जरूरत है वो है आपका लैंड। क्या है? लैंड। बिना लैंड के कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे जो पहला फैक्टर्स यहाँ पे है वो है लैंड। और जल्दी हम समझाएंगे ताकि ये चारों टॉपिक जो है आपको इस क्लास में खत्म हो जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। ओनली 8 मिनट्स लेफ्ट, तो कोशिश करेंगे कि 8 मिनट में ये खत्म हो जाए ये वाला टॉपिक कम से कम। ठीक है, तो सबसे पहले लैंड, को ज़्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है। लैंड इज नोन एज द फंडामेंटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल एक्सेट्रा। क्लियर है? लैंड को जो है फंडामेंटल फैक्टर माना जाता है प्रोडक्शन के लिए, उसके किस चीज के साथ? विद द हेल्प ऑफ वाटर, फॉरेस्ट एंड
मिनरल्स, मतलब इन चीजों का भी इन रिसोर्सेस का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। विदाउट दिस वी कैन नॉट परफॉर्म एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इट मीन्स लैंड इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि राइट द एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको लैंड के बारे में इतना एक्सप्लेनेशन देना होगा। क्लियर है? खाली ऐसे लिख दीजिएगा कि एक्सप्लेन द, क्वेश्चन 5 नंबर में होगा, आप लिख के चले जाइएगा लैंड, लेबर, उसके बाद वर्क, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, खाली इतना लिख के चले जाएगा, थोड़ी ना आपको 5 नंबर मिलेगा। तो 5 नंबर में आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जो आपके सामने स्क्रीन पे है ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहला जो फैक्टर हो गया लैंड हो गया, उसका मैंने उसका एक्सप्लेनेशन आपको बता दिया। इट इज नोन एज द फंडामेंटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल एक्सेट्रा। ठीक है? विदाउट दिस वी कैन नॉट परफॉर्म एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लेबर। आफ्टर लैंड वी नीड लेबर, क्योंकि विदाउट लेबर वी आर नॉट एबल यूज द लैंड। जब तक हमारे पास लेबर नहीं होगा तो लैंड का यूज कैसे करेंगे? बिना लेबर के लैंड यूज कैसे होगा? तो आफ्टर लैंड वी नीड व्हाट? लेबर। लेबर इज, देखिए क्या है लेबर का, इट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन। जब लैंड हमारे सामने हमारे पास मौजूद है तो उसके बाद जो हमारा सेकंड रिक्वायरमेंट होता है वो लेबर होता है। क्या होता है? लेबर। इसलिए लेबर को सेकंड रिक्वायरमेंट माना जाता है प्रोडक्शन के लिए। और लेबर होता क्या है? लेबर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट रिफर्स टू द पीपल। देखिए लेबर किन्हें कहा जाता है? इट रिफर्स टू द पीपल हु विल डू वर्क। ये उन लोग, लेबर उन लोग को हम कहते हैं जो लोग काम करते हैं। ठीक है? इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। लेबर को दो टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। अनस्किल्ड लेबर में हो गया जो लोग जैसे हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, या जो लोग मेंटल सपोर्ट से काम कर रहे हैं। मेंटल क्या उसको कह सकते हैं ना, कि एक आपको मैनुअल ढंग से काम कर रहे हैं और एक हम लोग जो है रिटर्न वर्क या जो भी हम लोग कर रहे हैं, या हम लोग मैनेज कर रहे हैं। हम लोग मैनेज कर रहे हैं कैसे वर्क होगा, तो हम लोग स्किल्ड में आ जाएंगे। और जो मैनुअल लेबर्स होते हैं, जो कैजुअल लेबर्स होते हैं, सॉरी कैजुअल लेबर जो कि मैनुअल ढंग से काम करते हैं, जो कैजुअल लेबर आप देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए या फार्मिंग लैंड पे काम करते हुए, वो लोग अनस्किल्ड लेबर में आ जाएंगे। ठीक है? चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल कैपिटल। इसका नेक्स्ट फैक्टर है फिजिकल कैपिटल। क्या होता है? व्हाट इज फिजिकल कैपिटल? फिजिकल कैपिटल क्या होता है? पहले फिजिकल कैपिटल समझते हैं, फिर फिजिकल कैपिटल को दो पार्ट में बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, उसको बाद में समझेंगे। फिजिकल कैपिटल का डिफिनेशन क्या है? इट इज द थर्ड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन। अब देखिए जब हमारे पास लैंड अवेलेबल है, लेबर अवेलेबल है, तो अब हमें कैपिटल का जरूरत होगा, क्योंकि लेबर को आप काम करवाइएगा तो उसको वेज दीजिएगा ना। बिना वेज के लेबर काम नहीं ना करेगा आपके पास। या लैंड में जब प्रोडक्शन करना चाहिएगा, तो लैंड के में प्रोडक्शन करने के लिए आपको एक कैपिटल का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मशीनरीज का यूज कीजिएगा, रॉ मटेरियल्स का यूज कीजिएगा, तो वो सारे चीज कैपिटल। ठीक है? तो फिजिकल कैपिटल क्या होता है? इट इज द थर्ड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन। इट रिफर्स टू, फिजिकल कैपिटल किसे कहते हैं? इट रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ इनपुट्स विच नीडेड इन प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल हम कहते किसे हैं? हम फिजिकल कैपिटल किसे कहते हैं? वो सारे इनपुट्स जिसे कि हम प्रोडक्शन में यूज करते हैं या जिनका हमारे प्रोडक्शन में जरूरत होता है, वो सारे इनपुट्स को हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट्स, वो सारे इनपुट्स जिनका हमें प्रोडक्शन में जरूरत है, उसको हम लोग फिजिकल कैपिटल के रूप में जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, इस क्लास को अरेंज करने के लिए वी नीड व्हाट? वी नीड व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, व्हाटएवर मार्कर, यू नीड कॉपी बुक। ठीक है? और यू नीड मोबाइल फोन। these all are capital, these all are physical capital, these all are physical capital needed for to arrange this class। इस क्लास को अरेंज करने के लिए जिन भी एसेट्स का, जिन भी इनपुट्स का हम लोग यूज कर रहे हैं, दे ऑल आर नोन एज फिजिकल कैपिटल। ठीक है? अब इन्हीं एसेट में कोई फिक्स कैपिटल भी होता है और कोई वर्किंग कैपिटल भी होता है। ये जो एसेट्स का नाम मैंने बोला, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, बुक हो गया, कॉपी हो गया, पेन पेंसिल, whatever inputs वी आर यूजिंग, all are known as
फिजिकल कैपिटल। अब इन्हीं इनपुट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फिक्स कैपिटल होता है और एक वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग फार्मिंग लैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो फार्मिंग लैंड में भी क्या किस तरह का होता है, तो उसका भी 2-3 एग्जांपल हम दे देते हैं। जैसे मशीनरीज हो गया, सीड्स हो गया, ठीक है, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया, ये सारे क्या है, इनपुट्स हैं। ये सारे क्या है, फिजिकल इनपुट्स हैं या फिजिकल कैपिटल है। अब इसको दो पार्ट में हमको डिवाइड करना है, पहला है फिक्स कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। फिक्स का मतलब स्थिर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्थिर, ऐसा फैक्टर जो हम लंबे समय तक यूज करते हैं, मतलब ऐसा इनपुट्स जिसको हम बहुत ज्यादा टाइम तक यूज करते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, उसको हम लोग फिक्स कैपिटल बोलते हैं। द इनपुट्स which is used for a long time, ठीक है। क्या कह रहा है, द इनपुट विच इज, यहाँ विच आर भी कह सकते हैं, द इनपुट विच आर यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द प्रोडक्शन इज नोन एज फिक्स कैपिटल, ठीक है। जिन इनपुट्स को हम लंबे समय तक यूज करते हैं वो हमारा फिक्स कैपिटल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टूल्स, मशीन्स, जनरेटर, टरबाइंस, कंप्यूटर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इसके अलावा भी हम आपको समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम व्हाइट बोर्ड और मार्कर का बस से बात करेंगे, मार्कर और व्हाइट बोर्ड का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो व्हाइट बोर्ड इज अ फिक्स्ड कैपिटल एंड मार्कर इज द वर्किंग कैपिटल। क्लियर है, ये लंबे समय तक यूज होगा, ये हो सकता है जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि इसका इंक अगर खराब हो गया या इसका आगे का नीब खराब हो गया तो मार्कर जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब वर्किंग कैपिटल का भी पहले डिफिनेशन देख लीजिए। The input which are used for a short time and which may be easily changed according to need of production is known as working capital। मतलब ऐसा inputs जिसे हम short time के लिए use करते हैं, that is known as working capital। जैसे for example data, जो data हम लोग के फोन में use हो रहा है ना, ये working capital का best example है अभी के लिए, अभी समझने के लिए कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो हमारे फोन में जो डेटा है जिसके आधार पर ये क्लास चल रहा है, तो डेटा बेस्ट एग्जांपल है वर्किंग कैपिटल का, ठीक है। और आपका फोन जो है वो फिक्स कैपिटल का बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर है, आपके पास में जो मटेरियल मौजूद है